हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इज़र नर्स। यहाँ पर आपको सारी की सारी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस सेमेस्टर और अपकमिंग सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प हो सके। देन उसके बाद हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले हमने जाना कि अग्रीमेंट होना जरूरी है, तो ऊपर मैंने बता ही दिया, ठीक है। देन उसके बाद फ्री कंसेंट होना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें बताया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि वहां पे अगर वो वॉइडेबल हो जाती है किस पे, अगर उस पर्सन पे इन्फ्लुएंस डाला हो, दबाव डाला हो, या फिर उसको फ्रॉड करने की मोटिव से उसने बनाया हो। जो भी एक पार्टी है उसने फ्रॉड मोटिव से उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया हो, तो उसके लिए वो वॉइडेबल हो जाता है। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री कंसेंट जरूरी है, कि उसके पास consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake. If consent is not free, then no valid contract comes into existence. This will discussed in detail subsequently. कि वो consent फ्री consent का तभी माना जाएगा जब उसको coercion, undue influence और fraud, misrepresentation और mistake, इन सब चीजों से हटके बनाया गया हो। मतलब दोनों पार्टी है वो अपने फुल फेथ में उस कॉन्ट्रैक्ट को बना रही हो, ठीक है। तो इसके बारे में जो हम ये जो क्वेश्चन अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन होती है, मिस्टेक होती है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। टी कंसेंट मतलब कि दोनों ही पार्टी अपने फुल फेज में उस कॉन्ट्रैक्ट को आ रही है, दोनों पार्टी आ रही है और फुल फेज में उस कॉन्ट्रैक्ट को बना रही है, तो वो हमारा फ्री कंसेंट होता है। देन उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन, जो हमने कंसिडरेशन वाला पॉइंट पढ़ा था सेक्शन 2D में, वो हमारा जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, कुछ इलीगल नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। जो हम रिटर्न में प्रॉमिस के रिटर्न में दे रहे हैं पार्टी को, प्रोमिसर को, वो हमारा लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, और रियल होना चाहिए। कोई ये नहीं कि अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए उस कंसिडरेशन में, कि बाद में जाके वो अनसर्टेन हो जाएगा। लाइक एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें उसने कंसिडरेशन में दे दिया कि उस साइकिल के बदले मैं तुम्हें अपना घोड़ा बेचूंगा, तो वो वहां पे वो कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो अनसर्टेन है, ठीक है, सर्टेन नहीं है। एक घोड़ा तो क्या पता उस टाइम पे मर गया हो, या फिर उस घोड़े की प्राइस नहीं है, एक सर्टेन प्राइस नहीं है, इसलिए वो वहां पे कंसिडरेशन वो मानी नहीं जाएगी। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट, पार्टीज आर कम्पिटिटेंट। पार्टीज जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए कम्पिटिटेंट होनी चाहिए। और देखो पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए कम्पिटेशनसी क्या होती है, कि वो पर्सन मेजर होना चाहिए, वो पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, और वो पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ होना चाहिए, कि लॉ ने उसको मना नहीं कर रखा कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और वो साउंड माइंड का होना चाहिए, कि वो पागल या फिर पार्टली पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो मेजर होना चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई अग्रीमेंट बना रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा अगर वो इस तीनों के अलावा कोई और पर्सन है, ठीक है। नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग में हमारा एक एग्जांपल होता है, जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन होते हैं, ठीक है। तो वो जब पर्सन इंसॉल्वेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म नहीं आ सकता, क्योंकि लॉ ने मना कर रखा है उसको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। तो अगर कोई पर्सन किसी इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है, तो वो हमारा इनकम्पिटेंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए, तो वो अग्रीमेंट ही रह जाएगा, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट है, जो भी काम करना है उसमें, जो परफॉर्मेंस उसमें करनी है, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, ठीक है, प्रॉमिस जो किया गया है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा लीगल होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद लीगल रिलेशनशिप,
मैंने ऊपर भी बताया कि ऑब्लिगेशन होता है, उसमें हमारी जो लीगल ऑब्लिगेशंस होती है, कमर्शियल ऑब्लिगेशन होती है, उसमें क्या होता है, हमारा एक लीगल इंटेंशन होता है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई सोशल या डोमेस्टिक रिलेशनशिप है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करता है। जब वो अगर वो लीगल रिलेशनशिप हो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, और फिर हमारा अग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और अगर वो अग्रीमेंट है वो वॉइड ना हो। ठीक है, द अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल बाय लॉ, दिस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल सब्सिक्वेंटली। कि जो वो हमारा अग्रीमेंट है वो पहले से वॉइड ना हो और वो इलीगल ना हो, तब जाके वो हमारा जो अग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, है ना। वही है कि इन्फोर्सेबल बाय एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर सर्टेन एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, जो हमारे जो इसमें परफॉर्मेंस दी गई है, जो हमने अग्रीमेंट में जो टर्म्स है, ऑब्जेक्ट्स है, वो हमारी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसका परफॉर्मेंस हम कर नहीं सकते, लाइक चांद तारे तोड़ लाना। तो हर एक आशिक अपने प्रेमिका को बोलता है मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, है ना। तो वो हमारा वो परफॉर्मेंस केपेबल ही नहीं है करने के लिए, सर्टेन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए जो हम कर ही नहीं सकते या फिर अनसर्टेन हो। ठीक है, और परफॉर्मेंस भी सर्टेन होना चाहिए कि लाइक एग्जाम्पल, शॉपकीपर शॉपकीपर से मैंने एक शॉपकीपर को फोन करा और मैंने बोला कि भैया 1 किलो तेल पैक कर देना। ठीक है, अब वो कौन सा तेल पैक करना है, क्या किस मतलब कौन सा तेल पैक करना है, मैंने ये ढंग से बताया नहीं, तो वहां पे वो मेरा वो जो परफॉर्मेंस वो है वो अनसर्टेन है, तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ। अगर मैं ढंग से बताती भैया मुझे कोकोनट ऑयल चाहिए पैराशूट का, तो वहां पे वो सर्टेन होता कि तब जाके अगर वो उस सर्टेन परफॉर्मेंस के बाद अगर वो शॉपकीपर उसको पैक करके नहीं रखता तो मैं उसके पास केस कर सकती थी। पर वहां पे जब मैंने उसको पहले ही नहीं बताया कि कौन सा पैक करके रखना है, तो वहां पे मैं अगर वो पैक करके नहीं रखता है और अगर पैक करके भी रखता है और कोई और पैक करके रखता है तो भी मैं उस पर केस नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने वहां पे जो उसकी परफॉर्मेंस के लिए मैंने उसको सर्टेनिटी एक नहीं दी है, टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट में मैंने एक सर्टेनिटी नहीं दी है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे लीगल फॉर्मेलिटीज की, अगर कोई जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज करना जरूरी है। ठीक है, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट तुम रिटर्न ओरली हो तो भी चलेगा, पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमारी लीगलिटी जरूरी है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे मेंटेन करना जरूरी है, तो उसके लिए हमारे उस लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना जरूरी है। लाइक एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर वो कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन है, और विदाउट कंसिडरेशन देखो, पहली बात की कंसिडरेशन हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जरूरी है। ठीक है, पर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं हो तो भी चलेगा, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस लिए होने चाहिए, ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए होने चाहिए। ठीक है, कि उन पार्टीज के बीच में एक नेचुरल लव और अफेक्शन है, और फिर उसके बाद उन्होंने कोई कंसिडरेशन नहीं दी है तो भी वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर जाएगा, पर उसके लिए हमारा क्या है, वहां पे रजिस्टर होना जरूरी है। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज हमारी रजिस्ट्रेशन वहां पे जरूरी है। ठीक है, फिर देन सेकंड है हमारा डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी अंडर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1902, और अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 में कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट है जिसका हमारे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तो उसके लिए भी हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज होनी जरूरी है। देन थर्ड हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उनकी हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, जो पता ही होगा कि हम प्रॉपर्टी वगैरह बेचते हैं तो उसमें हमारी कितनी सारी हमें कागजात जारी करने पड़ते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा कंपनीज एक्ट में हमें एमओए एओए हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, डिबेंचर मॉर्गेज, इसके हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें फॉर्म करने पड़ते हैं, तो वो भी हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज में होता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ क्लासिफिकेशन है,
टाइप्स है जो कि हमारे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कौन से बेसिस पे, इन्फोर्सेबिलिटी के बेसिस पे हमारा उसको क्लासिफाई किया गया है। अब उसमें हमारी कितनी 6 हमारे टाइप्स है। पहला है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो तुम्हें पता ही है कि कोई भी अग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और हमने सेक्शन 10 में हमने ये भी पढ़ा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर है, तो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद वॉइड अग्रीमेंट, कि कोई भी अग्रीमेंट अगर अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो हमारा वॉइड अग्रीमेंट बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं कभी। ठीक है, फिर उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो भी मैंने बताया कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जिस्टेंस पे आ चुका है, पर एग्जिस्टेंस पे आने के बाद उस पे कुछ ऐसी चीज हो गई है जो कि वो अब एक पार्टी के ऑप्शन पे है कि वो उसको रखना चाहे या ना रखना चाहे। ठीक है, तो वो हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन उसके बाद हमारा फोर्थ है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कि एग्जिस्टेंस में आने के बाद, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद उसकी जो एनफोर्सेबिलिटी है या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है या कोई भी टर्म उसका जो अब है, अब वो कंटिन्यू नहीं हो सकता, तो वो हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लाइक मैंने एग्जांपल दिया था चाइना वाला। ठीक है, देन उसके बाद अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, की जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो अब हमारा अनइन्फोर्सेबल हो गया। क्यों, किसकी वजह से, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से। अगर वो डिफेक्ट सही कर दी जाए उसके बाद वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है। लाइक हमारे तुमने पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बता देती हूँ उसमें क्या होता है। कि इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि कोई ऐसा बिल जिसमें कुछ चीजें भरी हुई नहीं है, लाइक जो ड्रॉर होता है वो अम, अम, हाँ, लाइक जैसे कोई ड्रॉर है जिसने उसको चेक बना के दिया, एक चेक काट के दिया है। ठीक है, अब उसने उसमें क्या किया है, उसने अब उसका नाम भर दिया है और अमाउंट भर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद उसमें क्या जरूरी है, अब क्या रह गया उसमें, उसका डेट रह गई है। ठीक है, और क्रॉसिंग रह गई है। ठीक है, तो अब उसने जिसको उसने जिस पे ड्रॉ किया है उसने उसको बोल दिया, चेक होल्डर को बोल दिया कि तुम इसमें अपना डेट भर लेना, जब भी तुम उसको चाहोगे लेना चाहोगे तब उस पर तुम डेट भर देना और इसकी क्रॉसिंग कर देना। ठीक है, तो वो इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट है, वो आधा अधूरा इंस्ट्रूमेंट है। उसको वो पूरा करने को, वो जब पूरा कर देगा, जब वो डेट भर देगा, क्रॉसिंग कर देगा, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स हो, उस डिफेक्ट्स को अगर सही कर दिया जाए तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएंगे, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, की हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारी शुरू से ही वो इलीगल है। ठीक है, तो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं जो हमारे शुरू से ही इलीगल होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो इलीगल एग्रीमेंट है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, और बना भी तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और इसमें पॉइंट है कि हमारा कोई एक बिजनेस है। ठीक है, मैंने उसकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन, उसका जो एक छोटा सा पार्ट है वो हमारा इलीगल है। लाइक एग्जाम्पल, पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ पैसे दिए, जिससे कि उसने बोला कि तुम पर्सन सी को मार के आओ। ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, पर्सन ए ने पर्सन बी से बोला पर्सन सी को मारो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब वो पर्सन बी मार के आ गया पर्सन सी को। अब पर्सन ए को क्या करना है, पे करना है, पर्सन बी को पे करना है। अब वो पे करने के लिए जो पर्सन ए है उसने पर्सन डी से पैसे मांगे। ठीक है, और पर्सन डी भी जानता था कि वो पैसे किस लिए मांग रहा है, कि वो पर्सन ए बी को देगा, जो कि उसको जो कि पर्सन बी ने क्या किया, उसको पर्सन सी को मारा है, उसके लिए पे करने के लिए पर्सन डी पर्सन ए में से पैसे ले रहा है। ठीक है, तो वहां पे वो इलीगल है ना, किसी को मारने के लिए पैसे देना, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा इलीगल है। अब वो जो उसका जो
पर्सन डी से वो पैसे मांग रहा है, वहां पे कुछ इलीगल नहीं कर रहा है वो, पर जबकि वो इलीगल काम करने के लिए एक छोटा सा पार्ट है, वो डी उसका ही पार्ट बन गया ना, उस इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन गया। तो वहां पे जो वो पर्सन डी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सन ए और पर्सन डी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी इलीगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कि अगर तुम कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से अगर खुद तुम लीगल कॉन्ट्रैक्ट को अलग कर सकते हो, तो वो तुम्हारा लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। पर अगर तुम उसको अलग नहीं कर सकते हो, तो भी हमारा वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा। ठीक है, समझ। देन उसके बाद हमारा बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारी क्या क्या टाइप्स है कॉन्ट्रैक्ट्स के वो। तो पहला है हमारा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस टर्म इज़ यूजुअली फाउंड इन इंग्लिश लॉज। वैलिडिटी ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म they are valid even if they lack consideration. These contracts are of two types: contract under seal and contract of records. तो हमारे दो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, जो कि जिसमें हमारी कंसिडरेशन ना हो तब भी हमारी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, और ये हमारी इंग्लिश लॉज के अंदर देखी जाती है ज़्यादातर। और हिंदू लॉ में, मतलब इंडियन लॉ में ये ज़्यादा उतना नहीं यूज़ होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स इतना नहीं होता है, बट इंग्लिश लॉज में ज़्यादातर देखी जाती है। तो ये हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, ये राइटिंग में होनी चाहिए और साइंड बाय पार्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करती है। तो मतलब ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स है, इनका रजिस्ट्रेशन और इनकी फॉर्मल लीगलिटीज़ है कि ये राइटिंग में होनी चाहिए और साइन बाय पार्टीज होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स इंक्लूड्स द कोर्ट जजमेंट्स एंड रिकॉग्निशंस ऑब्लिगेशन। सच केसेस अराइज आउट ऑफ जजमेंट एंड नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में ये हमारे कोर्ट जजमेंट्स में बेस्ड होती है। इसमें जो हमारी ऑब्लिगेशन होती है वो जजमेंट पे होती है, कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड नहीं होती है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला गया है कि जो चीज़ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो हमारी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। यही लॉ में भी यही लिखा है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स और पैरोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे हमारे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। देन उसके बाद बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है। तो पहला है हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज़ है, बोथ पार्टीज़ ने अपने अपने काम कंप्लीट कर दिए हों, अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दी हो, तो वो हमारी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होती है कि जो भी परफॉर्मेंस थी, जो भी काम करना था, वो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, तो वो हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। देन हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होता है कि हमारा या तो वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें परफॉर्मेंस है, पूरी की पूरी परफॉर्मेंस बची हो, या फिर पार्टली परफॉर्मेंस बची हो, कि पहला दोनों ही पार्टीज़ ने अपने अपने परफॉर्मेंस नहीं किए, बिल्कुल भी नहीं किए, बची है अभी, करेंगे बाद में। ठीक है, या फिर एक ने कर दी है और दूसरे की बची है, या फिर एक ने कर दी है, दूसरे ने भी आधी कर दी है, थोड़ी बची है, तो वो चीज़ हमारी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ येट टू परफॉर्म। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन। अब देखो, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स का ही आगे में, मतलब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स में ही आगे ये थोड़ा एक्सटेंड करे तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं हमारे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ ओनली वन पार्टी व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड, कि जो हमारी एक पार्टी है उसकी परफॉर्मेंस बची है। ठीक है, एक की परफॉर्मेंस हो गई है, एक की परफॉर्मेंस बची है, तो वो हमारी यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, bilateral contract, here there is an obligation on both the parties of the contract, कि अभी दोनों को ही परफॉर्मेंस बची हुई है। ठीक है, देखो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही की परफॉर्मेंस थी, दूसरी वाली की परफॉर्मेंस है ही नहीं, उसकी ऑब्लिगेशन ही नहीं है वहाँ पे परफॉर्म करने की। ठीक है, तो वो भी हमारे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में आता है।
देन उसके बाद हमारा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कि यहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ की ऑब्लिगेशन है और दोनों ही पार्टीज़ का ऑब्लिगेशन जो परफॉर्मेंस है वो बचा हुआ है, तो वो हमारा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन उसके बाद हमारा मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मोर देन वन पार्टीज आर इन्वॉल्व। दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड जनरली टेक इंटरनेशनल कैरेक्टर। कि एक से ज़्यादा पार्टीज़ बची हुई है और उनका काम भी बचा हुआ है, ठीक है। एक से ज़्यादा पार्टीज़ इन्वॉल्व है, सॉरी 2 से ज़्यादा पार्टीज़ इन्वॉल्व है, वो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा है 5th है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन के बेसिस पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या होते हैं। पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये है हमारा जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसको हम बाय वर्ड स्पोकन और रिटन हम एक्सप्रेस करते हैं, तो वो एक्सप्रेस करके बनाते हैं, तो वो हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 इन so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words, हम वर्ड में कर रहे हैं कोई भी प्रॉमिस, ठीक है। द promise said to be express, तो वो एक्सप्रेस कहा जाता है, प्रॉमिस को एक्सप्रेस किया गया है हमें, ठीक है। therefore the contracts entered into between the parties by word spoken or written, जो कि हम स्पोकन भी कर सकते हैं या रिटन भी कर सकते हैं, उसे हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। देन उसके बाद हमारा सेकेंड है इम्प्लाइड और इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस हम नहीं कर रहे हैं, हम वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं या फिर कंडक्ट कर रहे हैं जिससे कि वो हम मानना जाएगा कि वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। लाइक एग्जांपल, हमारी जो रेलवे स्टेशंस में कूली होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, कभी कभी हमारा सामान उठा के ले जाता है और हमसे स्टेशन पूछता है और वो हमारे उस जगह पे छोड़ देता है, तो वो वहाँ पे क्या है, वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। उसने अगर तुम्हारा सामान उठाया और तुम्हारा उस सामान का उस आपके स्टेशन तक पहुँचाया है, तो वहाँ पे तुम्हें पे करना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो तुम्हें नहीं बोला था कि मेरा सामान उठाओ और मेरे को स्टेशन तक ले चलो। तुम वहाँ पे उसने उठाया है और किया है, तो वो वहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। और हमारा बस कंडक्टर होता है, लाइक, तो बस कंडक्टर वहाँ पे जब बस में बस कंडक्टर खड़ा है और वो जब वो बजाता है, बस बजाता है ना, बस पे बजाता है, तो वो क्या कह रहा है कि उसको वो चलने के लिए कहता है ना, कि जल्दी जल्दी ऊपर बस में बैठ जाओ अगर तुम्हें जाना है तो, ठीक है। तो वो वहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और जैसे कि कभी कभी होता है, मम्मी गुस्से में होती है तो मम्मी हमें आँख दिखाती है, मम्मी बोलती नहीं है कुछ, हमें आँख दिखाती है, हम समझ जाते हैं कि हमें अब काम करना पड़ेगा, तो वो इम्प्लाइड है। ऐसे ही हमारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ई कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स ई कॉमर्स में हमारे जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट डिजिटली बने हैं, ईमेल के थ्रू या फिर वेबसाइट्स के थ्रू, तो वो हमारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो ये हमारा 1.4 तक हो गया है। हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या क्या चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। देन उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। तो ये हमारा आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम बाद में कल करेंगे। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।